गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 193 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री है, उसमें भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। वो की प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 193 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क? किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है, और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। और यह स्तंभ जो है मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजुक? मौर्य प्रशासन से युक्त संबंधित है, प्रादेशिक है, राजुक है। अग्रहारिक नहीं है, अग्रहारिक का संबंध गुप्त वंश से है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो देखिए, युक्त हो गया, राजुक हो गया, प्रादेशिक हो गया, मौर्य प्रशासन के भाग थे, जबकि अग्रहारिक का संबंध जो है वो मौर्य प्रशासन से नहीं है। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था, इसका संबंध गुप्त काल से था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है क्या? क्या प्रमाण है इसका इनमें से? देव नाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ, और उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय, निम्नलिखित में से किस स्रोत में जो है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख में, महावंश में, दीपवंश में, दिव्यावदान में? इनमें से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इसका प्रमाण मिलता है? दीपवंश में और महावंश में। यानी दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तृष्य ने की थी। मोगलीपुत्र तृष्य ने, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये एक बौद्ध भिक्षु था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, चरक, धनवंतरी, अशोक? इसका आंसर अशोक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सम्राट अशोक जो है युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता और लोक उपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, और इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाए तथा कुएं भी खुदवाए, और अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु पहला अस्पताल और औषधि भाग का निर्माण कराया, औषधि बागों का निर्माण कराया। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम में, हर स्टेट के पीसीएस ने पूछा होगा इसको, और इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया।
और प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों तथा सिक्कों पर पियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम जो है सम्राट अशोक भी लिखा था। क्या क्या काम किए जेम्स प्रिंसेप ने? जेम्स प्रिंसेप ने नैनीमैटिक्स, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के कई पहलुओं का अध्ययन किया। दस्तावेज और सचित्र कार्य किए उसने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या नंदन नगरी? दाहिने से बाईं ओर, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का जो श्रेय है वो चार्ल्स मेसन, जेम्स प्रिंसेप, लेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि विद्वानों को है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अशोक का जो रुमिनी देई स्तंभ है वो किससे संबंधित है? इसका संबंध बुद्ध के जन्म से है, ठीक है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहां एक शिलालेख रुमिनी देई का लघु स्तंभ स्थापित किया और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कालसी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कालसी को बहुत पूछा एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी। कालसी मध्य प्रदेश में नहीं है तो भोपाल हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है तो मथुरा सारनाथ को हटा दीजिए, उत्तराखंड के देहरादून में है ये, ठीक है। भारत अशोक का एकमात्र शिलालेख जो उत्तराखंड में है। तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का जो है ऐतिहासिक महत्व है। 10वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? कलिंग युद्ध की विजय जो अशोक के 13वें शिलालेख में बहुत पूछा गया है ये प्रश्न भी। तो अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इस युद्ध में अशोक की विजय के 13वें शिलालेख में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर जो है अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा शिलालेख है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति पूरी तरह से समर्पित है अशोक का 12वां शिलालेख। देखिए, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। दूसरा और तीसरा शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के दूसरे और 13वां शिलालेख है, सॉरी तीसरा नहीं, अशोक के दूसरे और 13वां शिलालेख में संगम राज्यों जैसे कि चोल, पांडे, सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित श्रीलंका की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जाता था? दास बनाना, कारावास, जब्ती या मृत्यु दंड? मौर्य काल में टैक्स चोरी करने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, ये है इसका आंसर। देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वायु पुराण, मेगास्थनीज की इंडिका? मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है कि प्राचीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी।
मेगास्थनीज जो है वो यूनान का एक राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका विस्तृत वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन मापतौल या नापतौल का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पणवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष या शून्याध्यक्ष? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष। तो मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तोल नाप का प्रभारी था, जबकि पणवाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का और जो शून्याध्यक्ष है बूचड़ खाने का प्रभारी था। इनको मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? यह है राजवंश और यह है संस्थापक। चोल राजवंश, हर्यक राजवंश, चालुक्य राजवंश और है राष्ट्रकूट राजवंश। संस्थापक इसके सामने लिखे हैं। तो चोल राजवंश का कौन हो गया? चोल राजवंश का हो गया विजयालय चोल। तो एक आध तीन से मिल जाएगा। हर्यक वंश का हो गया बिंबिसार, चालुक्य राजवंश का हो गया पुलकेशन प्रथम और राष्ट्रकूट का हो गया दंती दुर्ग। तो 3 1 4 2 यानी बी हो गया इसका आंसर। तो चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय चोल, हर्यक राजवंश का बिंबिसार, चालुक्य राजवंश का पुलकेशन प्रथम और राष्ट्रकूट राजवंश का दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कथन है यहाँ पर 3। पहला कथन है बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में महमूद लोदी को हराया और 1530 में काबुल में बाबर की मृत्यु हो गई, उससे पहले दिल्ली में दफनाया गया। देखिए, बाबर ने 1526 के युद्ध में पानीपत की पहली लड़ाई में यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में महमूद लोदी को नहीं, इब्राहिम लोदी को हराया था। काबुल में नहीं, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में और उसे दिल्ली में नहीं दफनाया गया था। ये सारे के सारे गलत हैं भाई। तो सी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में, ना कि महमूद लोदी को। ठीक है। और बाबर जो है मुगल राजवंश का संस्थापक था। वह मुगल वंश का सम्राट था जिसने 1526 से 1530 के बीच में शासन किया। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और 1527 में उसका एक युद्ध हुआ राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध था बाबर और राणा सांगा के बीच, इसमें बाबर जीता, राणा सांगा हरा। और 1528 में भी बाबर की जीत हुई, मेदनी राय को हराया उसने चंदेरी के युद्ध में। और 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। ठीक है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं वहाँ पर। और 1530 में हुई थी, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी और उसे पहले आगरा में दफनाया गया था, ना कि काबुल में। और बाद में उसके नश्वर अवशेषों को जो है काबुल ले जाया गया और वहाँ पर काबुल में उसको फिर से दफनाया गया बाग ए बाबर में। ठीक है। और बाबर की आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित कथन हैं, दो स्टेटमेंट वाले। फतेहपुर सीकरी शहर जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और फतेहपुर सीकरी 1671 से 1685 के बीच बनाया गया था। ये 1600 वाला समय अकबर का तो है नहीं, ये तो जहांगीर का समय है। तो 1571 यहाँ होना चाहिए और 1585 यहाँ होना चाहिए, बाकी पहला वाला करेक्ट है केवल। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी शहर जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई। फतेहपुर सीकरी 1575 से 1585 के बीच बनवाया गया था, न कि 1671 से 1685 के बीच। गलत है ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के अंत के बाद लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई? बाबर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या बहादुर शाह द्वितीय? सिराजुद्दौला के शासनकाल के अंत के बाद लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की जो है शुरुआत हुई। 200 वर्षों तक शासन किया फिर उन्होंने। देखिए, सिराजुद्दौला की बात करें तो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खां के बाद गद्दी पर बैठा। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है।
ठीक है, कंपनी अंग्रेजों की कंपनी जो अगले 200 वर्षों तक रहेगी। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। तो सिराजुद्दौला वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है ये। और क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को स्थापित करने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। उसने दान के लिए खैरात अस्पताल, उसने दान के लिए दीवाने खैरात कार्यालय की स्थापना की और उसने दीवाने बदगान नामक दास विभाग की स्थापना की। 4 नए शहर बनवाए उसने, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को स्थापित किया। तो 20 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट का PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है 193 आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लिंक है।